गुड इवनिंग बच्चों, हमारे प्यारे से चैनल मिरर ऑफ फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकेंड टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रतिरोधकों का संयोजन। कल के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के अंदर जितनी भी भौतिक राशियाँ आई थी उन सब के बारे में अपन ने बात करी थी। आज अपन बात कर रहे हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोध की बात भी कल हमने पहले लेक्चर के अंदर कर ली थी। अब प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला संयोजन है जिसको अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो संयोजन है वो हमारा समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, जिसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे अपन सबसे पहले कि इस संयोजन में हमारा परिणामी जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध का परिमाण कितना होगा, उसका मान कितना होगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपको एक चीज ये याद रखनी कि इस संयोजन के अंदर आपकी विद्युत धारा जो होती है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर विद्युत धारा का जो मान होता है वो नियत रहता है, एक समान रहता है पूरे परिपथ के लिए। ठीक है, नियत या फिर इसको अपन लिख सकते हैं एक समान। और आपके इस श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो विभवांतर रहता है उस विभवांतर का मान परिवर्ती होता है, मतलब असमान रहता है। विभवांतर का मान क्या रहता है? परिवर्ती असमान रहता है, मतलब ये बदलता रहता है। ठीक है, विभवांतर की बात अपन ने कल करी थी। विभवांतर का मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर होगा। जैसे बिंदु ए पर विभव कुछ अलग है, बिंदु बी पर कोई विभव अलग है, तो इन दोनों विभवों का जो अंतर बनेगा उस अंतर को अपन विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मतलब आवेशों के प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर ये चीज याद रखनी है। अगर आपको परिभाषा पूछी जाए श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या है, तो ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत हो लेकिन विभवांतर का मान परिवर्ती हो जाए, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इस संयोजन के अंदर अपन इसका परिपथ चित्र बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रतिरोध ले लिया, इस प्रतिरोध के साथ में एक और प्रतिरोध अपन जोड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक और प्रतिरोध आपको अगर जोड़ना है तो सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। एक दूसरे के साथ में मतलब कैसे जुड़े हुए रहेंगे? एक लाइन में ये आपके जुड़े हुए रहते हैं। जैसे इस वाले प्रतिरोध को अपन कहते हैं R1, दूसरे वाले प्रतिरोध को अपन देते हैं R2 और तीसरा प्रतिरोध अपन मान लेते हैं R3 है। अब हर प्रतिरोध के दो दो आपके सिरे हैं। जैसे इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो जाएगा और दूसरा सिरा ये हो जाएगा। यही सिरा R2 के लिए और R2 का दूसरा सिरा यहाँ आ जाएगा। यही सिरा R3 के लिए भी रहेगा और R3 का दूसरा सिरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस पूरे संयोजन को हम किसी बैटरी के साथ में या किसी सेल के साथ में जोड़ दें, कुंजी लगानी हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लगती तो क्योंकि हम यहाँ पे परिपथ चित्र बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर स्विच को लगा के रखा हुआ है और स्विच के अंदर डॉट लगा है, मतलब हमारा स्विच जो है वो कैसा है? ऑन है। ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल होगा और ये हमारे बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल, और धारा का प्रवाह बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हर प्रतिरोध के दो अलग अलग सिरे हैं और विभवांतर जो होता है वो इन्हीं दो सिरों के विभवों का जो अंतर रहता है उसी को अपन क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो पहला प्रतिरोध जिसके दोनों सिरों के मध्य विभव या विभवांतर मान लेते हैं V1 है, दूसरा जो प्रतिरोध है इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर V2 मान लेते हैं, और तीसरा जो प्रतिरोध है उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर अपन मान लेते हैं V3 है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम जो है वो बन के तैयार हो गया। अब हमने ये कहा है कि इस संयोजन में धारा का मान जो होता है वो नियत रहता है, मतलब पूरे प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध हमने यहाँ पर यूज करे हैं, जितने भी उपयोग में लिए हैं, उन सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा का प्रवाह होगा और उस धारा का मान क्या है? I है। ठीक है, तो यहाँ पे भी धारा का प्रवाह I, यहाँ पे भी I और यहाँ पर भी I। ठीक है, अब ये धारा आपके बहती हुई यूं चलेगी। अब इस सिरे को अपन मान लेते हैं A, इस वाले सिरे को मान लेते हैं B, इसको अपन लिखते हैं X और इसको लिख देते हैं Y। ठीक है, अब एक चीज आपको ये याद रखनी, संयोजन किसी का ही हो, आप जैसे जैसे अगली क्लासों में जाओगे आपको सेलों का संयोजन भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको धारिता संधारित्रों का संयोजन भी आपको मिलेगा।
तो एक चीज इसके अंदर नोट करनी है कि जितने भी संयोजन आपके सर्किट से रिलेटेड बनते हैं उन सभी संयोजन के अंदर श्रेणी क्रम जब भी आएगा तब विद्युत धारा या आवेश जो होता है वो नियत हो जाता है और विभवांतर जो है वो हमारा असमान मतलब परिवर्ती बदलता रहता है। ठीक है, तो जो चीज बदलती है उसी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती है। जैसे यहाँ पर विभवांतर बदलता है, पहले में V1 है, दूसरे प्रतिरोध के लिए V2, उसके तीसरे प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य V3 है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा विभवांतर बदल रहा है, तो अपन लिखेंगे प्रतिरोधकों R1, R2 व R3 के सिरों के मध्य विभवांतर, के सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक है, अब विभवांतर हमको ज्ञात करना है, सबका विभवांतर अलग अलग है। पहले R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है। तो हमको V1, V2 और V3 का मान ज्ञात करना है और एक सिंपल सा लॉ कल हमने पढ़ा था V = RI, ओम का नियम, और यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालनी है तो V की वैल्यू वही रहेगी V = RI। ठीक है, अब यहाँ पे R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है तो V1 = क्या हो जाएगा R1I। ये सूत्र आपको तीनों बार लगाना है। ठीक है, V2 का मान अगर आप निकालते हो तो ये हो जाएगा R2I और V3 का मान अगर आप निकालते हो तो वो हो जाता है R3I। तो ये हमारे तीनों प्रतिरोधक जो है, तीनों प्रतिरोधकों के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है उन सभी विभवांतरों के मान हमारे पास आएंगे V1, V2 और V3, R1I, R2I और R3I। ठीक है, तो ये तो हुआ एक पर्टिकुलर प्रतिरोध का विभवांतर हुआ, उसके सिरों के मध्य विभवांतर हुआ। लेकिन हमको इस पूरे परिपथ का अगर कुल विभवांतर चाहिए, परिणामी विभवांतर अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इस पूरे को हम इक्वेशन दे देते हैं 1, इस पूरे को इक्वेशन दे देते हैं 1। इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और अगली चीज जो है वो अपन आगे लिखेंगे यहाँ पर, इसको भी हटा देते हैं अपन ताकि पूरा क्वेश्चन एक जगह हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा R1, ये R2 और ये हो जाएगा R3, ये सीधा Y है और ये सीधा X है। तो ये हमारे पास आ गए V1, V2 और V3 पूरे परिपथ का। तो अपन लिखेंगे अतः बिंदु A व B के मध्य परिणामी विभवांतर, कुल विभवांतर कितना होगा, परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन सभी विभवांतरों का योग करना होगा, V1 + V2 + V3। ठीक है, V1 का मान क्या है, V1 की जगह V1 का मान रखो, तो V1 का मान हमारे पास है R1I, V2 का मान है हमारे पास R2I और V3 का मान है हमारे पास R3I। ये हो जाएगा V। ठीक है, हमने सारे मान रख दिए। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, यहां से कॉमन क्या निकलेगा, यहां से कॉमन निकल जाएगा I और ये बचेगा R1 + R2 + R3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा V है, इस I को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आता हूँ तो V / I। ठीक है, V/I = R1 + R2 + R3 हो जाएगा। ठीक है, अब ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम क्या कहता है आपके, ओम का नियम V = क्या होता है RI। अब यहां से अगर V/I का मान निकालो, V/I = क्या होता है R, V/I बराबर क्या होता है R। इस मान का उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं, तो हमारे पास नेट जो रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, परिणामी जो रेजिस्टेंस है उसका मान कितना आएगा, R1 + R2 + R3। ये हमारे श्रेणीक्रम संयोजन में, श्रेणीक्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना रहता है, उन सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध मान का बीजगणितीय योग रहता है। जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं उन सभी प्रतिरोधों को आप जोड़ दो तो वो आपके उस परिपथ का, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुल परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी, ये ओम के नियम का यूज किया हमने, ये किसका यूज किया है, ओम के नियम का उपयोग किया है। ओम का नियम होता है V = RI और यहाँ से हमने V/I का मान निकाला, वो आया R और इस मान का उपयोग हमने यहाँ पर करा तो इसकी जगह हो गया R। इसको चाहो तो RE आप लिख सकते हो। E का मतलब कुछ नहीं, E का मतलब इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, परिणामी होता है। तो RE = R1 + R2 + R3। तो ये चीज आपको नोट करनी है।
श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर एक समान प्रतिरोध है हमारे पास, ठीक है, इसको हटा दें अपन। अगर मैं ये कह दूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, ये नोट डाल के लिख देना, श्रेणी क्रम संयोजन में n प्रतिरोध है, n प्रतिरोधों को रखा जाए एवं प्रत्येक प्रतिरोध का मान R अगर अपन मान लें R है, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य जिसको अपन क्या कहते हैं, परिणामी प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा, परिणामी प्रतिरोध हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। सीधा याद रख लीजिए आप, कहने का मतलब इसका मान भी इसका मान भी R है, इसका मान भी R है। ठीक है, अलग से अपन एक डायग्राम बना के आपको बता देते हैं। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास n प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है, और ऐसे आपके पास n प्रतिरोध है, ठीक है, सबका मान एक जैसा R दे रखा है, तो आपके जो इक्विवेलेंट, जो परिणामी रेजिस्टेंस होगा, परिणामी जो प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध का मान कितना होगा, RE इक्वल टू NR होगा। इन सबको जोड़ने पर टोटल कितने प्रतिरोध हो जाएंगे, NR प्रतिरोध हो जाएंगे। क्लियर है? कहने का मतलब एक और एग्जांपल अपन दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, ये तीसरा प्रतिरोध है। अब पहले प्रतिरोध का मान 1 ओम, दूसरे का मान 1 ओम, तीसरे का मान 1 ओम, टोटल कितने प्रतिरोध है, 3, और सबका मान कितना है, 1। 3 इंटू 1 कितना आ गया, 3 ओम। ये आपका आंसर है। आपका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, उस तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, 3 ओम। ठीक है, तो एक समान प्रतिरोध दे रखे हैं, उस समय आपको जो परिणामी प्रतिरोध होगा उसका सूत्र कौन सा लगाना है, RE बराबर NR लगाना है। ठीक है, तो ये होता है आपके श्रेणी क्रम संयोजन। अब आते हैं अपन दूसरा संयोजन इसका जो है समांतर क्रम संयोजन, उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा संयोजन कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन जो है वो आपके जस्ट उल्टा, यूं समझ सकते हो आप, समांतर क्रम संयोजन। इसका एक और नाम है पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन। अब जैसे श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपने एक चीज याद रखी थी कि वहां पर विद्युत धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। ऐसे ही समांतर क्रम संयोजन में आपको इसका जस्ट उल्टा, मतलब श्रेणी क्रम का उल्टा याद रखोगे तो विद्युत धारा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, परिवर्ती हो जाएगी। अभी आपको पता लग जाएगा अपन जब उसका परिपथ बनाएंगे। ठीक है, परिवर्ती मतलब असमान है, अलग अलग रहता है विद्युत धारा का मान समांतर क्रम। लेकिन विभवांतर का मान जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, विभवांतर का मान यहाँ पर हो जाता है नियत, मतलब एक समान हो जाता है। विभवांतर का मान नियत मतलब एक समान हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा मतलब I से और विभवांतर मतलब V से। अब इसका परिपथ कुछ इस प्रकार से रहता है। जैसे अपन ने ये 3 प्रतिरोध ले लिए, ठीक है, पहले प्रतिरोध को बोल दिया R1, दूसरे को बोल दिया R2 और तीसरा हमने मान लिया R3, और इसको एक आपके बाह्य बैटरी के साथ में जोड़ दिया गया, उसके साथ में एक कुंजी लगा दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कुंजी जिसके अंदर डॉट है, मतलब स्विच हमारा क्या है, ऑन है। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और इसका टोटल वोल्टेज जो है वो कितना है, V है। ठीक है, अब यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है। ये I धारा प्रवाहित होते होते इस सिरे को अपन कह देते हैं सिरा A है और ये सिरा हमारा B है।
अब ये धारा यहाँ से प्रवाहित होती हुई यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद इस धारा I के 3 भाग हो जाएंगे, इसके 3 टुकड़े होंगे। तो अपन ये मान लेते हैं कि इस वाले सिरे में धारा बहती है I1, यहाँ पर आपकी बहती है I2 और यहाँ पर बहती है आपके I3, और ये तीनों धाराएं वापस यहाँ से बहती हुई यहाँ पर वापस मिलेगी। तो यहाँ जब मिलेगी तब आपके I का मान वापस मिल जाएगा, और वो I का मान किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ठीक है। अब जैसा कि आपको ये कहा गया है कि संयोजन के अंदर जो चीज आपके बदल रही है उसी का मान हमेशा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर धारा का मान बदलता है। अब धारा का मान बदलता है तो अपन यहाँ पे सीधा एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप पूरी भाषा का उपयोग करो, प्रतिरोधकों R1, R2 व R3 के सिरों में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है। पहले R1 में I1 धारा बहती है, R2 में I2 और R3 में I3। अब वही ओम का नियम आप लगाओगे, V इक्वल टू आर आई, और यहाँ से I का मान निकालो एक बार, क्या आएगा? I इक्वल टू V बटे आर। ये सूत्र हमको इन तीनों के लिए लगाना है, तीनों प्रतिरोधों के लिए, या आप समझो तीनों धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए हमको उपयोग में लेना है। जैसे अपन I1 का मान ज्ञात करें तो I1 का मान क्या होगा? विभवांतर पूरा का पूरा सेम है V, और प्रतिरोध पहले R1 की बात करिए। अब सेकेंड I2 का मान निकालने के लिए V बटे R2, और I3 का मान निकालने के लिए V बटे R3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तीनों का अलग अलग धारा जो है वो किस प्रतिरोध में कितनी धारा का प्रवाह होता है उसका मान हमारे पास आ गया कि I1 का मान इतना आया, I2 का मान इतना, I3 का मान इतना। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कुल धारा जो है वो इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होती है। कुल धारा जो है वो इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होती है। तो हमको अगर यहाँ पर कुल धारा का मान ज्ञात करना हो, ठीक है, परिणामी धारा अगर हमको निकालनी है, अतः परिणामी धारा पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में जो परिणामी धारा प्रवाहित होती है उस धारा का मान अगर हमको निकालना है तो परिणामी धारा I इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ से I1, I2 और I3 के मान हमने यहाँ पर निकाल दिए थे, और वही मान हमको सब जगह रखने हैं। तो I1 का मान V बटे R1, I2 का मान V बटे R2, और I3 का मान हो जाएगा V बटे R3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये मान रखने के बाद क्या चीज कॉमन निकलती है वो देख लीजिए आप। यहाँ से कॉमन निकलेगा आपके V, तो V को बाहर निकाल दिया, बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये बच गया। आपके लेफ्ट हैंड साइड में I लिखा हुआ है। अब यहाँ से V को इधर ले आओ, ये हो जाएगा I बटे V, ठीक है। पक्षांतर नहीं होगा, वज्र गुणा होगा, ये ध्यान रखना। तो V यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बराबर। अब ये हो जाएगा आपके पास I बटे V। अगर हम यहाँ पे ओम का नियम लगाते हैं, ओम का नियम क्या है? ओम नियम हमारा है V इक्वल टू आर आई, ठीक है। और यहाँ से अगर V बटे I की बात करें तो वो कितना आता है? R आता है, लेकिन हमको दिया I बटे V, तो यहाँ है V बटे I, तो इसको उल्टा करो तो I बटे V हो जाएगा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा तो 1/R हो जाएगा, ठीक है। तो I बटे V का मान कितना आएगा? 1/R आएगा, और इस मान का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस मान का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे तो I बटे V की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 1/R लिखा जाएगा, ठीक है। I बटे V की जगह क्या लिखेंगे? 1/R। I बटे V की जगह 1/R लिख दिया, और ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी को हम क्या कहते हैं? परिणामी। इसी को हम क्या कहते हैं? परिणामी, जिसको अपन E लिख देते हैं, तो RE बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो प्रतिरोध आया, इस प्रतिरोध को हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। किसका? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना मिलता है?
1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने आएंगे उतने अपन लिख सकते हैं। ठीक है, n प्रतिरोध के लिए अपन जा सकते हैं, जैसे श्रेणी क्रम में गए थे वैसे यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, वो भी अपन लिखेंगे अभी। तो ये चीज हो गई हमारे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो हमारे पास निकल कर आया कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 समांतर क्रम का हो गया, और श्रेणी क्रम का क्या हो गया, श्रेणी क्रम का हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलते रहेंगे अपन। और समांतर क्रम का क्या आया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 चलता रहेगा R3। ठीक है, तो ये n प्रतिरोध के लिए चल सकता है। कहाँ तक चलेगा ये, n प्रतिरोधों के लिए चलेगा। अब जैसे हमने श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लिए थे, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आया था वो आया था RE बराबर NR। ऐसे ही हम यहाँ पर भी ले सकते हैं समांतर क्रम संयोजन में। देखना है, यहाँ पे अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, अब इन तीनों प्रतिरोधों का मान मैं एक जैसा करूं, जैसे इसका मान भी R है। ठीक है, इसका मान भी R है, दूसरे वाले प्रतिरोध का मान भी R है, और तीसरे वाले प्रतिरोध का मान भी R है। और हमको ये पूछा गया कि बिंदु A और बिंदु B के बीच में कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ये है। अब ये सूत्र अगर अपन लगाते हैं तो क्या बनता है, 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है, तीन प्रतिरोध है, 3 तक चलेंगे अपन। अब R1 का मान भी R है, R2 का मान भी R है, और R3 का मान भी R है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1/RE बराबर, ये हो जाएगा 3 टाइम 1/R। कितना आएगा, एक जैसा मान 3 बार आया तो 3 इंटू 1/R लिख दिया। अब ये तो मान आया 1/RE का, हमको हमेशा RE पूछा जाता है, 1/RE नहीं पूछा उसने। तो एक RE का मान कितना होगा, इसको अगर हमने उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दो, तो R चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हुआ। मतलब ये हुआ कि जब समांतर क्रम में n प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है और उन सभी प्रतिरोधकों का मान सेम है, एक समान n प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध जब प्रत्येक प्रतिरोध का मान एक समान है, तो RE का मान कितना आएगा, RE बराबर, समांतर क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, RE का मान कितना आएगा, जो प्रतिरोध दे रखा है वो बटे n, जितने प्रतिरोध दे रखे हैं। ठीक है, तो RE बराबर कितना आएगा, R बटे n आएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर n प्रतिरोध लगे हैं श्रेणी क्रम में और सभी प्रतिरोध का मान एक जैसा है तो तुल्य प्रतिरोध NR होगा। और ऐसा ही समांतर क्रम में अगर n प्रतिरोध है और प्रत्येक प्रतिरोध का मान एक जैसा है तो आपके तुल्य प्रतिरोध का मान R बटे n होगा। हमने एग्जाम्पल से आपको बता दिया है कि कैसे तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में भी निकाला जा सकता है जब सबके मान एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ आपकी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कैसे किया जाता है, कौन सी चीज बदलती है दोनों क्रमों के अंदर और कौन सी चीज का मान या किस भौतिक राशि का मान एक समान रहता है, उसकी बात हमने आज यहाँ पर करी है। अब अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर आपको ओम के नियम और प्रतिरोधकों के संयोजन के जितने भी सवाल बनते हैं जो बोर्ड के हिसाब से 10th क्लास में, ठीक है, और 12th क्लास में भी ये चीजें दे रखी हैं, लेकिन वहां पर इतना उनका वेटेज नहीं है, उनको बहुत ही कम मात्रा में वहां पर उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं सवालों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।